हेलो बच्चों, बायोलॉजी वाला चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एनटीए के जो भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसमें बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बाहर से पूछे जा रहे हैं या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा, ये एनटीए का जो मॉक टेस्ट 4 हुआ है उसमें जो एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आप देख सकते हैं, फॉर द एंजाइम इनोलेज द सबस्ट्रेटेड। अब बेटा, इनोलेज एंजाइम के बारे में एनसीईआरटी में आपको नहीं बताया गया है। ये एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होता है और ये इनोलेज एंजाइम क्या करता है, ये 2 पीजीए को पेप में कन्वर्ट यानी फास्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज करता है। तो इस एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, 2 पीजीए हो जाएगा। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट इसका फास्फोइनॉल पायरुवेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है इनोलेज के सबस्ट्रेट के बारे में, तो 2 पीजे इसका सबस्ट्रेट होगा। अगर पूछता है इसका प्रोडक्ट क्या है तो आंसर आपका सी यानी पेप हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा पूछा था कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट टू पुल ऑन ए लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज़ नोन एज। बेटा, एक इन्वायरमेंट की एक कैपेसिटी होती है जिससे ज़्यादा पॉपुलेशन उस इन्वायरमेंट में नहीं हो सकती है और इस कैपेसिटी को बेटा कैरिंग कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया, यू आर गिवन टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर डिफ्रेंसिएशन इन आर्टिफिशियल कल्चर। Which of the following pair of hormone would you add to the medium to secure shoot as well as root? तो बेटा, अगर किसी कल्चर मीडियम में आपको सूट और रूट दोनों बनाना है तो मैंने आपको बताया भी है कि सूट के लिए साइटोकाइनिन चाहिए और रूट के लिए ऑक्सिन चाहिए। तो फिर आप बी आंसर सेलेक्ट करोगे क्योंकि आपको रूटिंग और शूटिंग दोनों करानी है तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 4, इन जिम्नोस्पर्म लाइक पाइनस एंड साइकस द एंडोस्पर्मेज। बेटा, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू होता है और इसलिए ये हैप्लॉइड नेचर का होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पर एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम इन ईटीएस। ईटीएस में साइटोक्रोम का जो बेटा सीक्वेंस होता है वो आप पहले तो याद करेंगे BCA, बी, सी और ए। अब BCA में बेटा यहाँ पर C में 2 हो जाएंगे, C1 और C, और A में A और A3। तो B ऑप्शन यहाँ पर होगा, आप याद करेंगे BC1CAA3। 4-5 बार आप पढ़ लोगे इसको, ऐसे ही आसानी से याद हो जाएगा। जब आप खाली टाइम में बैठे हो, ये 10 मिनट की वीडियो होगी, इस तरह की वीडियो आप केवल ईयरफोन लगा के सुन लेंगे तब भी इस तरह के पॉइंट आसानी से आप याद कर पाएंगे। 10 मिनट के अंदर 20-25 क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी के बाहर के हैं आसानी से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा, स्मोकिंग एडिक्शन इज़ हार्मफुल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच कॉज। बेटा, जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये कैंसर कॉज करते हैं, यानी स्मोकिंग की वजह से खास तौर से लंग कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, इन ह्यूमन प्लेसेंटा इज डेराइव फ्रॉम। बेटा, ह्यूमन में जो प्लेसेंटा होता है ये कोरियन के ऊपर विलाई बनती है और उससे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोरियन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा, जेनेटिक डॉर्फनेस इन प्लांट कैन बी रिजॉल्व बाई। अगर कोई प्लांट जेनेटिकली डॉर्फ है, जैसे पी प्लांट है वो जेनेटिकली डॉर्फ है, अगर उसको आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो बेटा स्टॉक की लेंथ कौन बढ़ाता, आपने पढ़ा होगा जिब्रेलिन। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, जिब्रेलिन का यूज़ कर सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड के द्वारा जो जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट है उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल। मिनरल की डेफिशिएंसी से यहाँ पर कौन सी डिजीज़ नहीं होती बेटा। तो देखिए, क्लोरोसिस मिनरल की डेफिशिएंसी से होती है, शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड ये भी मिनरल की डेफिशिएंसी से होती है, प्लांट की लंबाई कम रह जाती है। नेक्रोसिस भी मिनरल की डेफिशिएंसी से होती है, लेकिन जो इटियोलेशन होता है बेटा ये मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता बल्कि प्लांट को डार्क में ग्रो कराने से होता है। अगर किसी प्लांट को आप अंधेरे में ग्रो कराएंगे तो उसकी जो पत्तियां हैं वो हरी की जगह पीली हो जाएंगी या सफ़ेद हो जाएंगी, इसी को इटियोलेशन कहा जाता है। तो ये मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता बल्कि प्लांट को अंधेरे में ग्रो कराने की वजह से होता, सनलाइट ना मिलने की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, जर्मपोर इज़ ए रीजन वेयर द एक्साइन इज। बेटा, जर्मपोर वो रीज़न है जहाँ पर जो एक्साइन होती है वो
एब्सेंट होती है, क्योंकि एक्साइन बेटा स्पोरोपोलिन की बनी है, और अगर जर्मपोर से क्या होता है, पॉलन ट्यूब निकलती है। अगर वहाँ पर एक्साइन होगी तो पॉलन ट्यूब कभी भी इस एक्साइन को छेद कर इससे बाहर नहीं आ पाएगी, क्योंकि एक्साइन को डिग्रेड करने वाले किसी एंजाइम के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो जर्मपोर वो रीज़न है जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया आउट ऑफ 64 कोडॉन 61 कोडॉन कोड फॉर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज। बेटा 61 कोडॉन 20 तरह की अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, इसे कहा जाता है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन होते हैं। एक से ज़्यादा कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, इसी को डीजेनरेसी या रिडंडेंसी के नाम से जाना जाता है। इसे डीजेनरेसी कह सकते हैं या फिर रिडंडेंसी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा एन इकोसिस्टम विच कैन बी ईजिली डैमेज बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम इफ डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉप विल बी हैविंग। तो बेटा ये बायोनीट में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वर्कबुक जो मैंने आपको दी उसमें आपको मिल जाएगा कि अगर इकोसिस्टम को आप आसानी से डैमेज कर सकते हैं, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है, लेकिन अगर आप उसको रिकवर हो जाता हो कुछ समय के बाद, तो उसमें रेजिलियंस हाई है, हाई रेजिलियंस एंड लो स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लो स्टेबिलिटी की वजह से आसानी से डैमेज हो सकता है, लेकिन हाई रेजिलियंस होने की वजह से वो रिकवर भी जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, the ratio between 2 carbon and 3 carbon intermediate having NH2 group formed in photosynthetic oxidation cycle। बेटा फोटोसिंथेटिक ऑक्सीडेशन साइकिल का मतलब है फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में 2 कार्बन का जो कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप है वो ग्लाइसिन है, और 3 कार्बन का बेटा जो कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप है वो सेरीन है। तो इनका जो रेशियो होता है ग्लाइसिन और सेरीन का, ये 2:1 होता है। तो बी आंसर होगा, और ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी पॉइंट आपको नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए जैसे डेस्मिड हो गया, डायनोफ्लैजिलेट हो गए, डाइटम हो गए, सब फोटोसिंथेटिक हैं। तो फोटोसिंथेटिक है मतलब ये प्लांट की तरह के प्रोटिस्ट हैं। लेकिन स्लाइम मोल्ड की बेटा बात करें तो स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक नेचर का है, यानी फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट नहीं। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ फूड प्लांट डेवलप्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ नॉट डिज़ायरेबल बिकॉज। ये इंस्पेक्शन में बेटा मैंने आपको पढ़ाया है, वर्कबुक में भी आपको दिया गया और बायोनीट में भी क्वेश्चन दिया गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड डिज़ायरेबल नहीं, अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा जो फूड होता है बेटा उससे जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं या फिर वायरस या बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके हमें बीमार कर सकते हैं। तो डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ट्रांसजेनिक फूड में कॉज टॉक्सिसिटी एंड एलर्जी इन ह्यूमन बीइंग, एंड the bacteria present in alimentary canal may become resistant to antibiotic by taking up the antibiotic resistant gene that is present in the GM food। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी। तो बेटा इसका तरीका मैंने आपको सिखाया था कि जो हेट्रोजाइगस होता है बेटा उसके नीचे 2 लिखेंगे और होमोजाइगस के नीचे 1 लिखेंगे। तो कैपिटल ए होमोजाइगस है, कैपिटल बी हेट्रोजाइगस है, कैपिटल सी होमोजाइगस है। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब 2 तरह के गैमीट यहाँ पर बनेंगे। पहला गैमीट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, दूसरा गैमीट कैपिटल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है बेटा इन बायोल्यूमिनेशंस स्टोर्ड एनर्जी चेंजेस इनटू। बेटा बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी टिनोफोरा में एनसीईआरटी ने आपको बताया पाई जाती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट को इमिट करते हैं, जैसे जुगनू को आपने देखा वो लाइट को इमिट करता है, दैट इज़ बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इनकी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी वो किस फॉर्म में चेंज होती है, लाइट एनर्जी में चेंज होती है। अगला प्रोसेस है बेटा आपसे क्वेश्चन में कहा गया एनाबोलिज्म इज ए और एन। एनाबोलिज्म की बेटा बात करें जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन एनाबोलिज्म है। अब अमीनो एसिड से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी यूटिलाइज होती है, यानी ये एंडरगोनिक प्रोसेस है। एंडरगोनिक मतलब यहाँ पर एनर्जी खर्च होगी। और कैटाबोलिज्म की बात करें तो वो एक्सरगोनिक प्रोसेस होता है, वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया। ग्लाइकोलिसिस एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, इसलिए वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे ये कहा गया कि एन इंस्टीट्यूशन वेयर
valuable plant material likely to become irreversibly lost in the wild or cultivation is preserved in a viable condition is known as। बेटा जहाँ पर हम जीन को प्रिजर्व कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो उनके लिए हम जीन बैंक का यूज़ करते हैं। तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब इस तरीके डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, तो यहीं से आप इसको याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया ऑल द फीचर ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर एक्सेप्ट। एंटोमोफिलस का मतलब क्या है? ऐसे प्लांट जिनमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उन्हें एंटोमोफिलस फ्लावर कहते हैं। तो एंटोमोफिलस फ्लावर में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर विद एरोमा यानी उनमें सुगंध होती है, तो ये फीचर पाया जाता है। वर्सेटाइल स्टेमन, ये फीचर नहीं पाया जाता एंटोमोफिलस फ्लावर में। वर्सेटाइल स्टेमन बेटा पाए जाते हैं उन प्लांट में जिनमें एयर के द्वारा, विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता, तो बी ही आपका आंसर हो जाएगा। सी में है पॉलिन ग्रेन विद स्टिकी सरफेस, ये भी सही है। एंड फ्लावर प्रोवाइडेड रिवॉर्ड टू पॉलिनेटर इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर एंड पॉलिन ग्रेन, ये भी एंटोमोफिलस फ्लावर के लिए सही है। तो एंटोमोफिलस के लिए ए सी और डी सही है, बी गलत है और यही आपसे एक्सेप्ट पूछा गया है, तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ए प्लांट लीफ इज फाउंड टू हैव बंडल सीड सेल having large size chloroplast full of starch granule, which of the following characteristic can be observed in this plant। तो बेटा यहाँ पर बंडल सीड सेल हैं, मतलब इस C4 प्लांट की बात हो रही है। तो C4 प्लांट में पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कि स्टोमा ओपन एट नाइट, जो कि गलत है बेटा। कैम प्लांट में स्टोमेटा रात में ओपन होते, C4 में दिन में ही ओपन होंगे, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज इन मीजोफिल, पेप्केज एंजाइम मीजोफिल में होता, सही है। प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को इन बंडल सीड सेल, ये भी सही है। हाई फोटो रेस्पिरेशन रेट इन हॉट समर डेज, गलत है बेटा। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। लाइट रिएक्शन एंड कार्बन फिक्सेशन एज कार्बोहाइड्रेट अकर इन डिफरेंट सेल टाइप, हाँ 2 सेल यहाँ पर होती है बेटा, मीजोफिल एंड बंडल सीड, तो ये सही है। द कार्बन एसिमुलेशन रेट इज सेचुरेटेड इन द अर्ली मॉर्निंग और समर डेज, ये गलत है बेटा। अर्ली मॉर्निंग में लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, तो उस समय सेचुरेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से सही स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं? 2, 3 एंड 5। तो अब ऑप्शन आप देख लीजिए। तो बेटा यहाँ पर 2, 3, 5 यानी आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो बेटा टोटल यहाँ पर 21 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, जो हो सकता है एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत लिंक भी हों, लेकिन ज़्यादातर पॉइंट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से हैं और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और भी मैं आपके लिए बनाता रहूं, जितने भी एनटीए के टेस्ट डेली बेसिस पे हो रहे हैं उनका सलूशन मैं आपको इस तरीके से प्रोवाइड करता रहूं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके नीट 2020 के लिए बेस्ट ऑफ लक।